नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ आज फिर एक नया वीडियो लेक्चर के साथ। के अंदर में हम लोग आज डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट थ्री के पेपर 6 यानी कि मॉडर्न अलजेब्रा का पी/क्यू डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक जो है वो लेक्चर 1 में हमने कंप्लीट किया और आज हम लोग 4 से आरंभ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से आरंभ करेंगे, ठीक है। ये 2019 का पी/क्यू है एलएनएमयू का। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता है कि हम शुरू में बता ही देते हैं आपको इस ऐप के बारे में। ये मेरा प्यारा सा ऐप है, ठाकुर सर अकेडमी ऐप है। इस ऐप पर आपको 11 12 और बीएससी के सारे सब्जेक्ट के कोर्सेज है। कोर्सेस रिकॉर्डेड और लाइव दोनों फॉर्मेट में है। टीचर्स के साथ कभी भी आप चैट कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। और इस ऐप पर बुक्स का, वैक्यू का और यूट्यूब पे जो क्लासेस चल सबका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर किसी भी तरह का जानकारी लेना हो तो इस कॉल या व्हाट्सअप कर सकते। तो आरंभ की जाए आज का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम में क्या है सर? सबसे पहला चौथा नंबर क्वेश्चन का सबसे पहला बात ये है भैया, चौथा का ए है, आपको यहाँ पर इंट्रोडक्ट द कंसेप्ट ऑफ आइडियल रिंग। आइडियल रिंग क्या होता है इसके कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन देना है। अगर आर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो हमें प्रूफ करना है, एंड ए नॉट बिलोंग्स टू आर है, देन हमें प्रूफ करना है कि ए नॉट इंटू आर इज इक्वल टू ए नॉट टू आर, आर बिलोंग्स टू आर इज एन आइडियल। ये आइडियल होगा, प्रूफ करिए। आइडियल का डेफिनेशन पहले देना है कि आप आइडियल सीख जाओगे और उसके बाद हमें इसमें आगे कहानी कर। देखिए आइडियल क्या होता है सर? एस अगर सबसेट है किसी रिंग आर का, एस कोई सबसेट है रिंग आर का, देन एस इज सेड टू बी एन आइडियल इफ एस इज एडिटिव सब ग्रुप ऑफ आर। मतलब एस जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप बनता हो। और सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है? ए सब ग्रुप एडिशन के रिस्पेक्ट में ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस हो और उसके बाद ए इंटू बी एस में हो, सब ग्रुप बन जाता है। और अगर ए बिलोंग्स करता है एस से तो ए एक्स और एक्स ए दोनों का दोनों जो है एस का मेंबर हो। यानी कि कोई भी एस जो है अगर सबसेट है आर का, उसके पास वो अगर एडिटिव सब ग्रुप हो और लेफ्ट आई, इसको बोलते हैं हम लोग ए लेफ्ट आइडियल, ये होता है राइट आइडियल। मतलब ए एक्स और एक्स ए एस से बिलोंग्स करता हो। या इसका दूसरा डिफिनेशन ये कह सकते हैं, एडिटिव सब ग्रुप का डिफिनेशन सीधा बन सकता है कि सब रिंग एस ऑफ आर इज सेड टू बी आइडियल। मतलब यहाँ पर अब ये सब रिंग होगा, पहले पहले क्या होगा? सब रिंग। तो वो सब रिंग कहलाएगा आइडियल अगर अगर उसमें ए अगर एस का मेंबर लिया जाए तो लेफ्ट आइडियल, मतलब ए एक्स एस का मेंबर हो, राइट आइडियल एक्स ए एस का मेंबर। ये डिफिनेशन दो, ये डिफिनेशन दो, दोनों एक ही। यहाँ पर ध्यान दोगे एस इज एडिटिव सब ग्रुप लिख दिया है, क्या मतलब ये बात उसने यहाँ पर सबरिंग करके कवर कर लिया। तो दोनों डिफिनेशन सेम ही है। सेकेंड पार्ट में चलते हैं सर। आर कहता है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी 1 है। आर अगर कम्यूटेटिव रिंग यूनिटी 1 के साथ अगर है, क्या मतलब 1 इंटू ए नॉट इंटू 1 बराबर ए नॉट होगा, क्योंकि दिया हुआ था ए नॉट आर का मेंबर है। बिल्कुल। तो हमें प्रूफ करना है ए नॉट आर इज एन आइडियल। कैसे बात समझ गए सर? तो देखो अभी मैंने कहा आर अगर यहाँ पर रिंग का मेंबर है, देखो ना यहाँ पर अगर एक्स आर रिंग का मेंबर है तो एक्स ए और ए एक्स जो होता है वही आइडियल बनता है। तो इसका मतलब आर अगर रिंग का मेंबर है, ये बट्टा मत समझना, ये सच दैट है। तो ए नॉट इंटू आर मतलब लेफ्ट आइडियल है, ये लेफ्ट आइडियल। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए आर जो है वो क्या है? लेफ्ट आइडियल या आइडियल है। इसके लिए प्रूफ करना पड़ेगा कि ए आर जो है ए आर वो क्या होगा? एडिटिव सब ग्रुप, जो डिफिनेशन में था। उसके बाद हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि अल्फा अगर ए आर से होगा और एक्स अगर आर का मेंबर हो तो अल्फा एक्स और एक्स अल्फा, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों ही उसका मेंबर।
है। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल है, आसान है। देखो, अल्फा बिलोंग्स करता है किससे, ए नॉट आर से, तो अल्फा बराबर लिख सकते हैं हम लोग ए नॉट आर, जहां पर आर किसका मेंबर होता है, आर का, रिंग का। आर आर का मेंबर होता है, ए नॉट आर का ही मेंबर है, तो अल्फा भी आर का ही मेंबर होगा। ये दोनों ही आर आर का मेंबर, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट भी जो है वो भी आर का ही मेंबर होगा। ठीक है भाई, ठीक है। आर कम्यूटेटिव रिंग है, इसका मतलब अल्फा एक्स और एक्स अल्फा दोनों सेम होगा। तो आपको यहाँ पर से दो पार्ट प्रूफ करना है, ये और ये। तो हम यहाँ पर से चलते हैं पहले पार्ट में। पहले पार्ट में क्या, एडिटिव सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो हमने क्या कहा था आपको कि ए और बी अगर एस का मेंबर लेंगे, ए माइनस बी अगर एस में हो गया तो वो एडिटिव, और ए इंटू बी एस का मेंबर निकल गया तो एडिटिव सब ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पर ए का चर्चा पहले से है। अल्फा ले लिए एक, ए नॉट आर वन, और बीटा ले लिए ए नॉट आर टू। अल्फा बीटा जो है ए नॉट आर का मेंबर। इस दोनों का डिफरेंस निकाल के देखा हमने, दोनों में ए नॉट कॉमन लिया, आर वन माइनस आर टू हो गया। इसका मतलब सीधा बात समझना है कि भाई साहब ये जो है ना, ये मेंबर तो आर का है, ए नॉट इंटू आर जो है, जब ये मेंबर आर का है, इसका मतलब ए नॉट इंटू समथिंग जो है वो ए नॉट आर का मेंबर होगा। मतलब डिफरेंस आर ए नॉट आर में एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंस जो है वो ए नॉट आर में एग्जिस्ट कर रहा है। जी सर, क्या मतलब एडिटिव सब ग्रुप हो गया। एडिटिव सब ग्रुप में ए माइनस बी प्रूफ करना था, सॉरी मैंने शायद इससे पहले इंटू भी बोल दिया था, इंटू नहीं। एडिटिव सब ग्रुप में सिर्फ आपको ए माइनस बी अगर एस से बिलोंग्स करता है तो एस बन जाएगा एडिटिव सब ग्रुप। यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब एडिटिव सब ग्रुप। और अगर एक्स बिलोंग्स करता आर से और अल्फा बिलोंग्स करता है ए नॉट आर से, तो अल्फा इंटू एक्स निकालना है। अल्फा का वैल्यू पुट कर दो, ए नॉट इंटू आर वन। हम यहाँ से कह सकते हैं ए नॉट को बाहर कर दिए, आर वन को साथ में कर दिए। ये जो आर वन एक्स है वो आर का ही मेंबर होगा। ए नॉट इंटू समथिंग आर का मेंबर हो, क्या मतलब ए नॉट आर का मेंबर है। फिर राइट साइड में वाला निकाल लिए, लेफ्ट था आइडियल, ये राइट आइडियल था। क्या मतलब ए नॉट आर जो है वो एडिटिव सब ग्रुप है, अल्फा एक्स और एक्स अल्फा दोनों उसके पास है, इसका मतलब ये एक आइडियल। क्लियर, बहुत आसान है, सिंपल है। दो बार प्रैक्टिस कर लोगे एग्जाम में आराम से लिख पाओगे। दो बार प्रैक्टिस कर लोगे एग्जाम में आराम से लिख दोगे। ठीक है, स्टेट एंड प्रूव डिवीजन एल्गोरिदम फॉर ए पॉलिनोमियल एफ एक्स, पॉलिनोमियल रिंग एफ एक्स ओवर द फील्ड एफ। पॉलिनोमियल रिंग एफ एक्स लिखा हुआ है, वहां पर आर एक्स भी हो सकता है। एग्जाम में एफ एक्स ही लिखा हुआ था तो एफ एक्स करके ही काम चला लिया। अगर एग्जाम में यहाँ पर आर एक्स लिखा होगा तो जहां जहां आप एफ एक्स देख रहे हो सबको रिप्लेस करके आर एक्स कर दो। ये जरूरी नहीं कि हर समय यहाँ जो लिखा वही चीज आपको सेम एग्जाम में अगले टाइम में भी दे दे, कोई जरूरी नहीं। इसलिए ध्यान रख कि एफ एक्स है तो वो एफ एक्स के जगह पर आर एक्स भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर दो नॉन जीरो पॉलिनोमियल ले लिए, एक का नाम रखा एफ एक्स, दूसरा का नाम जी एक्स। नॉन जीरो का मतलब दोनों जीरो नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स ऑफ पॉलिनोमियल रिंग एफ एक्स, मतलब एफ एक्स का दो मेंबर पकड़ लिया, एफ एक्स और जी एक्स। ठीक है, ओवर द फील्ड एफ। देन देयर एग्जिस्ट यूनिकली टू पॉलिनोमियल्स जी एक्स एंड आर एक्स इन एफ एक्स सच दैट एफ एक्स बराबर में एक्स सॉरी क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। मतलब हमने दो पॉलिनोमियल यहाँ पर कंसीडर कर लिया, एक का नाम हो गया क्यू एक्स, एक का नाम हो गया आर एक्स, जो क्वोशेंट और रिमाइंडर बनेगा। अगर आप एफ में जी से डिवाइड करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पर से, एफ बराबर में जी इंटू क्यू आप प्लस आर, जी इंटू आप प्लस में आर। ये तो डिविजन एल्गोरिदम है। और ये नियम ये होता है या तो रिमाइंडर जीरो होगा, ये तो रिमाइंडर जीरो हो या जो भी होगा, या तो रिमाइंडर जीरो होगा, चाहे इसका डिग्री जिससे डिवाइड कर रहे हो जो रिमाइंडर बचता है उसका डिग्री इसके डिग्री से हमेशा कम होता है, तभी तो रिमाइंडर बचता है। अरे हाँ, इससे अगर इसमें तुम डिवाइड कर रहे हो ना एफ एक्स में, तो तब तक डिवाइड कर सकते हो जब इसका जो मान लो एक्स का पावर 3 है तो एक्स के पावर 3 तक आप डिवाइड कर सकते हो, 2 पे जाकर फिर डिवाइड नहीं कर सकते हो। इसका मतलब इसका डिग्री जो होगा या तो रिमाइंडर जीरो होगा, चाहे इसका डिग्री होगा इसके डिग्री से कम होगा। या तो रिमाइंडर जीरो होगा, चाहे डिग्री ऑफ आर एक्स जो होगा वो कम होगा डिग्री ऑफ किससे। समझ में आ रही बात? यस सर। अब हमें यही चीज प्रूफ करना है, ये हुआ स्टेटमेंट, ये हुआ इसका स्टेटमेंट। अब इसका प्रूफ करना है, डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट हुआ। अब बच्चों में पढ़े होंगे, बच्चा में होता है वही विभाजन
एल्गोरिदम बोलते हैं इसको, यूक्लिडियन एल्गोरिदम शायद बोलते हैं इसको 10वीं क्लास में भी। अब यहां पर इसको प्रूव करना है तो दो पॉलिनोमियल ले लिए, एक एफ एक्स और जी एक्स। एफ एक्स जो लिया वो ए नॉट ए वन ए टू से लेकर के ए एम एक्स के पावर एम तक है, और अपने पास जी एक्स जो ले लिया इसका एक्स का पावर एन है। याद रखो कि ये हाईएस्ट डिग्री टर्म मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट है, तो कभी जीरो नहीं होगा। ये हम कह सकते हैं कि इसका डिग्री जो है इस पॉलिनोमियल एफ एक्स का डिग्री एम है और जी एक्स का डिग्री कितना एन ले ली। ये चीज हमेशा याद रखना है कि हाईएस्ट कोफिशिएंट कभी भी हाईएस्ट पावर मतलब हाईएस्ट डिग्री का टर्म जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता, इसलिए उसके कोफिशिएंट को जीरो नहीं होने देना, बस वो डिफिनेशन का एक पार्ट है। ये दो पॉलिनोमियल ले लिया। पहला केस में बात कर रहे हैं जब अपने पास एफ एक्स का डिग्री जी एक्स से कम होगा, मतलब ये जो डिग्री है ये जो वैल्यू है इससे कम होगा, तब मतलब ये पावर जो है इससे कम हुआ तो पहला केस ये है। अगर उससे कम हुआ तो आप जी एक्स से डिवाइड लगाओगे, जी से डिवाइड लगाओगे तो भैया देखो इसका पावर इससे जैसे ही कम है तो जीरो टाइम्स में लगेगा, यानी कि पूरा का पूरा अपने पास में एफ एक्स ही बचेगा। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा, एफ एक्स बराबर में जीरो इंटू में जी एक्स, अब प्लस में क्या चीज है रिमाइंडर, रिमाइंडर तो अपने पास में एफ एक्स है। अच्छा, इसका मतलब यहां से ये कह सकते हैं ये पार्ट खत्म, तो एफ एक्स कितना आ गया अपने पास में, इसका एफ एक्स बराबर एफ एक्स ही आ गया, और एफ एक्स जो है क्या है जीरो के बराबर है। एफ एक्स या तो जीरो होगा चाहे क्या होगा, एफ एक्स का डिग्री जी एक्स डिग्री से कम होगा, तो डिग्री तो ऑलरेडी कम है, डिग्री कम है। या तो यानी कि देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रहा है अपने पास में, ये वाला जो रिजल्ट आ रहा है ना, इसमें क्या होगा, ये रिमाइंडर जो है या तो जीरो होगा चाहे इसका डिग्री एक्स के डिग्री से कम होगा, तो केस बनता है। तो ये जीरो के बराबर नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, ये जीरो हो जाएगा तो पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा भैया, जीरो बन गया तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल ये है कि डिग्री ऑफ एफ एक्स जी की डिग्री से क्या हो, कम हो। तो पहला केस के हिसाब से काम कर लिए। अब सेकेंड केस में क्या है कि एफ एक्स का डिग्री जी एक्स की डिग्री से ज्यादा है या बराबर है, यानी कि m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो ऐसे केस में हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे सर, ऐसे केस में कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए हम लोग इंडक्शन का इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग इंडक्शन ऑन m। इंडक्शन का मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन। m का वैल्यू जीरो अगर लेंगे तो क्या होगा सर, m का वैल्यू जीरो होगा, इसका मतलब ये जो m अगर जीरो हो गया, इसका मतलब समझो कि n का वैल्यू भी कितना हो जाएगा जीरो। इसका मतलब ये कह सकते हो कि भाई साहब इसका डिग्री जीरो होने का मतलब ये सब x वाला टर्म सब खत्म, सिर्फ बचेगा a नॉट बी नॉट, यानी कि एफ एक्स और जी एक्स जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। एफ एक्स बराबर ए नॉट बचेगा और इसके बी जी एक्स बराबर बी नॉट बचेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एफ एक्स बराबर आपके पास में ए नॉट है तो हम इसको लिख सकते हैं ए नॉट इंटू बी नॉट का पावर माइनस वन इन बी नॉट इनवर्स इंटू बी नॉट, दोनों मिला के तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा जी प्लस जीरो। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पर से ये समथिंग इंटू जी एक्स बन रहा है, ये क्या है जी एक्स है, ये क्या है जी एक्स है, जी एक्स बन रहा है। इस केस में रिमाइंडर कितना निकल के आ गया जीरो, थ्योरम इज ट्रू। जब m का वैल्यू जीरो है तो थ्योरम इज ट्रू। अब m का वैल्यू जो है आ, अब m का वैल्यू जीरो नहीं है तब की बात कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि थ्योरम जो है ट्रू होगा कब, जब एफ एक्स का डिग्री m से कम हो, एक तो जीरो था अब m से कम हो तब। मान लिया कि ट्रू है, इंडक्शन में क्या होता है मैथमेटिकल इंडक्शन में ये होता है कि m का वैल्यू एक लेके देखो, एक पर ट्रू हो रहा है, एक पर ट्रू हो रहा है चेक कर लो, तो यहाँ जीरो पर चेक कर लिए। उसके बाद किसी पार्टिकुलर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि भैया इस पर ट्रू है, अब उस पर ट्रू मानने के बाद उसके आगे वाले केस के लिए ट्रू हो गया तो सबके लिए ट्रू है, वो चीज होता है इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हमने यहाँ पर से क्या है सर, हमें प्रूफ करना है अब कि ये ट्रू है किसके लिए सर, जब m के बराबर हो तब, यानी एफ एक्स का डिग्री m के बराबर होता है, डिग्री कम पे जीरो पे ट्रू प्रूफ कर दिए, कम वाला पे मान लिए, अब बराबर वाले पे हम लोग प्रूफ करने जा। तो एफ वन एक्स बराबर एक पॉलिनोमियल ले लिए जो कि एफ एक्स माइनस में ए वन ए एम इंटू बी एन का पावर माइनस वन इंटू एक्स का पावर एम माइनस एन इंटू जी एक्स है, मान लिया। ठीक है सर, इसका मतलब इसका जो डिग्री होगा, इसका एफ वन एक्स का डिग्री वो एम से कम होगा। क्यों कम होगा सर, एफ एक्स में से जी एक्स घटा रहे हो तो कुछ ना कुछ टर्म तो घटेगा ना,
बिल्कुल। ऑल्सो देयर एग्जिस्ट ए पॉलिनोमियल एस एक्स पॉलिनोमियल मान लिए एंड आर एक्स दूसरा पॉलिनोमियल मान लिए इस प्रकार से कि f1x बराबर में एस एक्स। देखो ये f1 में हम gx से भाग दे दिए तो gx इंटू एस एक्स प्लस में आर एक्स, ऐसा हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। मतलब कि ये जो एस एक्स और आर एक्स दो पॉलिनोमियल होगा जो कहाँ से मिलता है, g से जब हम f1 में डिवाइड करते हैं तो कोसेंट और रिमाइंडर मिलता है। आर एक्स बराबर अपने पास में कितना है सर, 0। तो यहाँ पर दो केस बनता है, एक्स 0 होगा या आर एक्स का डिग्री जी एक्स की डिग्री से क्या होगा, कम होगा। ये सारी बातें आपको इसमें लाके पुट कर देना है, मतलब यहाँ पर लाके डाल देना है। ठीक है, किसका वैल्यू सर, f1x का। f1x का वैल्यू हो गया एस एक्स इंटू जी एक्स प्लस में आर एक्स, उधर जो था अपना सेम डाल दिए। अब यहाँ पर से देखो कि भैया यहाँ पर भी gx है और यहाँ भी gx है। इस दोनों gx वाला को इस साइड एक ही तरफ ले आओ, इस सब को इधर ले आएंगे, दोनों कॉमन हो जाएगा gx, अपने पास बचेगा इतना। अब प्लस में कितना भैया, इसको इस साइड ले आओगे तो इस साइड में आके कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड gx कॉमन हो जाएगा तो अपने पास में बचेगा कितना सर, एस एक्स अब प्लस में इतना इंटू gx आ गया और प्लस में आर एक्स। इसका सकल सूरत कैसा दिख रहा है सर, एफ एक्स बराबर समथिंग इंटू जी एक्स प्लस में आर एक्स, समथिंग इंटू जी एक्स और प्लस में कितना आर एक्स दिख रहा है। का मतलब यहाँ पर ये हो सकता है कि आर एक्स का मान 0 होगा, चाहे डिग्री जो हो जाएगा आर एक्स का वो जी एक्स की डिग्री से कम होगा। ठीक, तो दिस प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिनोमियल जी एक्स एंड क्यू एक्स एंड आर एक्स, मतलब ये प्रूफ करता है क्यू एक्स आर एक्स पॉलिनोमियल करता है। अब यहां पर हमें प्रूफ करना है कि क्यूएक्स और आरएक्स क्या है, यूनिक है। ये सिंगल यही हो सकता है। तो हम यूनिकनेस प्रूफ करना हो तो हम मान लेंगे भैया इफ पॉसिबल कि दो वैरायटी का हो सकता है, ये दोनों दो वैरायटी का हो सकता है। एक का नाम रख लिए Q1, दूसरा का नाम Q2 रख लिए। एफ एक्स बराबर Q1 एक्स इंटू G1 एक्स प्लस R1 एक्स और Q2 एक्स जी एक्स फिर R2 एक्स। दो केस हम लोग मान लिए, दोनों ही एफ एक्स का वैल्यू दोनों आपस में बराबर होगा। दोनों बराबर है भैया तो इसको एक तरफ ले आओगे, एक तरफ ले आएंगे तो ये दोनों कॉमन आ जाएगा जी एक्स में। ये भी ये दोनों उस साइड चला गया, भेज दिए। तो सेकेंड इक्वेशन मान लो। अब यहाँ पर से देखो कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं सर, अगर अगर ये पार्टी 0 हो जाए, ये पार्टी अगर 0 बन जाए, 0 बन जाए तो क्या होगा सर, सॉरी 0 नहीं हो तब। वैसे देखो देखो सिंपल बात समझो, ये पार्टी 0 हो नहीं सकता है। अगर Q1 माइनस में Q2 0 के बराबर नहीं है का मतलब ये टर्म 0 नहीं होगा। अगर ये टर्म 0 नहीं है तो भैया डिग्री ऑफ जो G1 x है इसका डिग्री जो होगा वो कम से कम n होगा। इसका डिग्री कम से कम कितना होगा, m होगा, एटलीस्ट m का डिग्री कितना होगा सर, एटलीस्ट m होगा, सॉरी n होगा। आर एक्स या तो ये तो रिमाइंडर था, या तो 0 होगा चाहे डिग्री उससे कम होगा, बिल्कुल n से कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है मामला सर कि फ्रॉम सेकंड से हम लोग कह सकते हैं कि ये इनइक्वालिटी ट्रू तभी होगा, ये दोनों इक्वालिटी ट्रू तभी होगा जब क्या होगा, Q1x और Q2x 0 के बराबर हो और R2x और R1x भी किसके बराबर हो, 0 के बराबर। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये पॉसिबल तभी होगा जब ये भी 0 हो ये भी 0 हो, तो इक्वल हो सकता है, अदरवाइज इक्वल नहीं हो पाए। इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं Q1 बराबर Q2, R1 बराबर R2। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया थ्योरम अब। आइए सर 5वें क्वेश्चन, बड़ा लंबा लंबा सब इसमें रहता है, लंबा लंबा लंबा। चलिए, कहता है इसमें डिफाइन करना है कोसेंट रिंग R बाई कोसेंट रिंग R बाई आई given a ring R with respect to given ideal I of R. Prove that R if R is commutative ring then तो R by S, मतलब R अगर कम्यूटेटिव रिंग है तो R बाई I जो होगा वो भी कम्यूटेटिव रिंग होगा। अगर R यूनिटी एलिमेंट कंटेन करता है और I प्रॉपर आइडियल है तो R बाई
आई जो है वो भी क्या होगा, यूनिटी एलिमेंट कंटेन करता होगा। ठीक है, हमें कोसेंट रिंग को पहले डिफाइन करना है। कोसेंट रिंग का ही दूसरा नाम होता है रिंग ऑफ रेसिड्यू क्लासेस, या फिर आप फैक्टर रिंग के नाम से भी इसको जानते हैं। क्या होता है कहानी सर, क्या होगा कहानी सर? मान लिया कि आर क्या है सर, एक आर्बिट्रेरी रिंग है। आई जो है वो अपना एक आइडियल है, आइडियल है, और आर जो है वो रिंग है। देन द सेट ऑफ कोसेट्स ऑफ आई इन आर इज कॉल्ड कोसेंट रिंग। मतलब कि कोसेंट, इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, आर बाई आई। मतलब आर बाई आई क्या है कि जितना भी आइडियल, आइडियल जो आई है उसके उसके राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट का कलेक्शन। द सेट ऑफ कोसेट्स ऑफ आई इन आर इज कॉल्ड कोसेट। मतलब आर बाय आई क्या है, ये दिख रहा है आई आइडियल है, आई प्लस ए है, इसको कोसेट बोलते हैं हम लोग, राइट कोसेट बोलते हैं। एडिशन में लिया इसको बोलते हैं हम लोग राइट कोसेट, सिंपल कोसेट भी बोल सकते हैं। तो कोसेट का कलेक्शन है, कोसेट्स का। और ये भी याद रखिएगा, जब दो कोसेट को, राइट कोसेट को जोड़िएगा या लेफ्ट कोसेट को जोड़ेंगे तो आई आई टू आई नहीं बनता है, वो आई प्लस ए प्लस बी होगा। इंटू भी करेंगे तो कभी भी एलिमेंट इंटू करेगा, ना कि आई आई इंटू। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल सर। अब इसमें हमें प्रूफ करना है सेकंड पार्ट इसका, आर बाई आई जो है वो रिंग ऑफ रेसिड्यू क्लासेस है। अच्छा, सेकंड पार्ट प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट में जाने से पहले आर बाई जो है अपने पास, आर बाई आई जो है एडिशन कैसे डिफाइन कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन करता है, ये प्रूफ कर देंगे। मतलब ये बता देंगे कि एडिशन हम कैसे यूज कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज कर रहे हैं। जो चीज यहाँ पर आपको हमने नोट में लिख दिया है ना, वो चीज डिफाइन करना पड़ेगा, या आपको लिखना नहीं है डिफिनीशन में, वो चीज यहाँ लिख दिया। आर बाय आई क्या है सर, रिंग ऑफ रेसिड्यू क्लासेस है, तो उसमें दो कोसेट को, मतलब दो इसके एलिमेंट को जोड़ने का काम कैसा होगा, तो एलिमेंट एलिमेंट का सम होगा। यहाँ प्रोडक्ट में भी क्या होगा, एलिमेंट एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा, आई आई का प्रोडक्ट नहीं करना है। अब हमें पहला केस दिया हुआ है, पहला कंडीशन हमारे को दिया हुआ है, आर अगर कम्यूटेटिव रिंग है तो आर बाय आई भी कम्यूटेटिव रिंग। अगर ये कम्यूटेटिव रिंग है इसका मतलब ए बी बराबर बी ए, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, ए बी बराबर बी ए। तो हम इसका दो एलिमेंट पकड़ेंगे, किसका, आर बाय आई का। उसमें भी ये चीज अगर हो गया तो काम हो गया। दो एलिमेंट पकड़ लिया, आई आई प्लस ए और आई प्लस बी। हमें इंटू करके देखना है, हमने जस्ट बताया कि इंटू का मतलब ए बी का प्रोडक्ट होगा। ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं, और फिर इसको दो पार्ट में खोलना चाहे तो खोल सकते हैं क्या, बिल्कुल। ये कहाँ से आया होगा, तो आई बी इंटू आई ए से आया होगा। जी सर, इसका मतलब आर बाय आई का जो दो एलिमेंट है आई प्लस ए और आई प्लस बी, वो सीधा था यहाँ, उल्टा भी इक्वल का मतलब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, तो आर बाय आई जो है वो कम्यूटेटिव है। अब दूसरा केस था इसमें कि आर अगर यूनिटी एलिमेंट कंटेन करता है तो इसका मतलब आर बाय आई भी यूनिटी कंटेन करता होगा, ये प्रूफ करना है। तो भैया कोई बड़ी बात नहीं है, हमने कहा कि ए अगर यूनिटी कंटेन करता है इसका मतलब ए इंटू वन, वन इंटू ए बराबर ए होगा। आई प्लस ए और आई प्लस वन जो आर बाय आई का मेंबर है, ऐसा हमने दो एलिमेंट ले लिया। अब हम इस दोनों को इंटू करके देखेंगे, अगर वापस आई प्लस ए आ गया, ए इंटू वन, वन इंटू ए होता है, का मतलब कहलाता है रिंग विथ यूनिटी। तो यही चीज इसमें प्रूफ करना है, तो हमको इस दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे, आई प्लस ए ही रह गया तो भैया रिंग विथ यूनिटी बन जाएगा आर बाय आई। दोनों को इंटू करके देखा तो एक ए और बी का प्रोडक्ट होगा, आपको हमने बताया है ए बी का प्रोडक्ट चलता है इसमें, आई आई का नहीं, यही आ गया। फिर उल्टा भी करके देखा, वापस यही रह गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आई ए इंटू आई वन, उल्टा भी प्रोडक्ट करने पर आई ए आई प्लस ए ही रहता है। इसका मतलब आई आई प्लस वन जो है, आई प्लस वन जो है वो यूनिटी एलिमेंट हुआ। इसका मतलब आर बाई आई जो है वो यूनिटी एलिमेंट कंटेन करता है। आर बाई आई जो है वो भी क्या है, रिंग विथ यूनिटी। आइए सर क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है डिफाइन करना यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन एंड प्रूव दैट यूक्लिडियन डोमेन इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। मतलब हमें यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन को प्रूफ करना है और ये भी प्रूफ करना है कि एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। यूनिक फैक्टराइजेशन जो है सो का डिफिनेशन पढ़ लीजिए कि सर डी अगर इंटीग्रल डोमेन है विथ यूनिटी देन डी इज सेड टू बी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगा, इसका कंडीशन क्या होगा? तो इसका कंडीशन है अपने पास में एनी नॉन जीरो एलिमेंट्स इन डी इज आइदर वन यानी यूनिटी और कैन बी फैक्टराइज इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स ऑफ डी। पहला केस क्या बोला कि इंटीग्रल डोमेन जो है, इंटीग्रल डोमेन विथ यूनिटी जो है वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगा अगर हम डी का कोई भी एलिमेंट पकड़े जीरो के अलावा, जीरो के अलावा नॉन जीरो एलिमेंट कोई भी पकड़े, नॉन जीरो एलिमेंट, तो नॉन जीरो एलिमेंट पकड़े या तो वो एक हो और एक के अलावा कुछ भी होगा तो उसको हम यूनिक फैक्टर में तोड़ सकते हैं। ऐसा फैक्टर जो फैक्टर टूटने का जो नंबर आएगा वो फिर से फैक्टराइज ना हो। जैसे कि अगर हमने कहा कि मान लो कोई नंबर है नॉन जीरो एलिमेंट में, सपोज करिए कि भैया हमने ले लिया यहां पर से 15 ले लिया, तो 15 तो एक नहीं है, एक अगर नहीं इसका मतलब इसका फैक्टर निकालेंगे तो 3 इंटू 15 होगा, सॉरी 3 इंटू 5 होगा। ये जो दो नंबर्स आया है इस नंबर्स को और तोड़ नहीं सकते, तो बोलेंगे इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स को और तोड़ा है। वही कह रहा था अगर या तो वो एक होगा या कैन बी फैक्टराइज इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स, मतलब या तो ये एक होगा, एक अगर नहीं होगा तो ऐसा नंबर होगा तो हम तोड़ेंगे तो यूनिक आएगा, उसको और नहीं तोड़ा। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन में क्या है सर कि दोज फैक्टराइजेशन इज यूनिक अप टू ऑर्डर एंड एसोसिएट ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट। वही चीज था अपने पास में कि उसको जो हम तोड़ रहे थे, उसको जो हम फैक्टर निकाल रहे थे तो वो यूनिक होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात। ठीक है, अब हमें यहां पर से प्रूफ करना है इसका सेकेंड केस, मतलब थ्योरम का डिफिनेशन हो गया, अब थ्योरम वाला पार्ट प्रूफ। हम यहां पर से जान रहे हैं सर कि प्रिंसिपल आइडियल जो होता है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन जो होता है, इन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन एन एलिमेंट इज प्राइम इफ एंड ओनली इफ रिड्यूसिबल इज रिड्यूसिबल। मतलब कहता है कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के अंदर में एन एलिमेंट कोई भी एलिमेंट जो होगा वो प्राइम होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज रिड्यूसिबल, मतलब उसको रिड्यूस कर सकते हैं तो वो प्राइम होगा। ऑल्सो यूक्लिडियन डोमेन जो होता है वो प्रिंसिपल आइडियल होता है, मतलब यही चीज प्रिंसिपल आइडियल वाला केस जो होगा वो यूक्लिडियन डोमेन में भी होगा। एन एलिमेंट इन यूक्लिडियन डोमेन आर इज प्राइम इफ एंड ओनली इफ इट इज रिड्यूसिबल। मैंने क्या कहा कि यूक्लिडियन डोमेन प्रिंसिपल आइडियल होता है, तो ये डायलॉग जो है वो यूक्लिडियन डोमेन पर भी काम करता है। तो हमें प्रूफ करना है, फाइनली वी हैव टू प्रूव दैट एलिमेंट इन आर जो होगा आइदर यूनिक होगा या फिर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल। तो अपने को स्टेटमेंट डिफिनेशन दिया था वही प्रूफ करना है। अच्छा, इसका मतलब यहां पर से हम लोग वी हैव टू प्रूव दैट यूजिंग, इसको प्रूफ करेंगे इंडक्शन का इस्तेमाल करेंगे, इंडक्शन ऑन डीए। इंडक्शन का मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन डीए पर अप्लाई करना। ठीक है, चलिए डीए क्या है सर, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, हमने मन में सोच लिया इस प्रकार से है भैया, ए जीरो नहीं होगा, ये है ए जीरो लेना ही नहीं है आपको। अगर डी ए बराबर जीरो ले रहे हैं तो ए क्या होगा सर, यूनिट एलिमेंट होगा आर का, ट्रू। अब देखो ना यहां पर बी, अब जो है हम लोग चलेंगे इस केस में सर, अब हमने कहा कि जब आर जीरो के बराबर नहीं है, मतलब आर नॉन जीरो एलिमेंट है, तो उस केस में ट्रू होगा, ऐसा हम लोग मान लेंगे। इंडक्शन में वही चलता है कि जब ये आपने कहा कि डी ए बराबर जीरो है तो यूनिक है, ये यूनिट एलिमेंट है, यूनिट एलिमेंट है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब हम लोग आर नॉट इक्वल टू जीरो पर मान लिए,
मान लिए ये ट्रू है इस प्रकार से कि भैया डी आर इज लेस देन कितना, डी ए। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट आर बराबर ए होगा, क्योंकि ए रिंग का मेंबर है। इसका इफ ए इज इरिड्यूसिबल, अगर ए इरिड्यूसिबल हो मतलब ब्रेक नहीं कर सकते उसको, तो स्टेटमेंट प्रूव्ड हो। तो ए इज नॉट इरिड्यूसिबल पहले मान लिए, बाद में कंट्राडिक्शन बोल के बोल देंगे भैया जो माने थे वो गलत था। तो हमने कहा कि ए इरिड्यूसिबल नहीं है, मतलब उसको हम तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ने वाला बात नहीं है। तो हमने कहा कि भैया एक काम करते तोड़ सकते हैं, तो ए बराबर लिख दिया हमने बी इंटू सी। क्या लिख दिया, बी इंटू सी। मतलब ए को हम दो फैक्टर में ब्रेक कर लिए, बी और सी फैक्टर्स बन गए। तो इसके हिसाब से नाइदर बी इज यूनिट नॉर सी इज यूनिट। तो हमने कहा कि दोनों में से कोई भी एक नहीं है, मतलब हम ए को तोड़ रहे ऐसे फैक्टर्स में, ऐसे फैक्टर में उसको ब्रेक कर रहे हैं कि दोनों में दोनों में से कोई नहीं जो है एक है। मतलब हमने ए को तोड़ दिया ऐसे नंबर, ऐसे दो नंबर के प्रोडक्ट में, तो दोनों में से कोई एक लोगों ने कंसीडर कर लिया है भाई। ए एंड बी जो है वो नन जीरो एलिमेंट्स हैं इसका यूक्लिडियन डोमेन का। देन बी इज नॉट यूनिट इन आर इफ एंड ओनली इफ डी ए इज लेस देन इक्वल टू डी ए बी। मतलब ए और बी अगर नन जीरो एलिमेंट्स हैं यूक्लिडियन डोमेन का, बी यूनिक नहीं, बी एक नहीं होगा जब 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 डी ए जो है लेस देन इक्वल टू डी ए बी हो। इसका मतलब बी और सी जो है वो यूनिट एलिमेंट। अच्छा ये दिया हुआ है भैया बी और सी जो है वो यूनिट एलिमेंट नहीं है, किसका, आर का सर। इसका मतलब डी बी ए जो होगा वो लेस देन कितना होगा सर, डी बी सी। आप डी बी सी जो है वो कितना था, लेस देन ए था। डी सी जो है वो लेस देन डी बी सी होगा, तो डी बी सी जो है वो लेस देन कितना था, डी ए। का मतलब डी सी भी हो जाएगा वो लेस देन डी ए हो जाएगा। तो हमने कहा बी और सी जो है वो इतने नंबर में रिड्यूस हो सकता है, x1 x2 से xn तक। और सी को भी हमने कहा y1 y2 से लेके, मतलब बी और सी को हम इतने नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें ये जो आया हुआ है प्रोडक्ट के फॉर्म में नंबर सब, ये सब नंबर सब इरिड्यूसिबल है। मतलब इस नंबर को ब्रेक नहीं कर सकते, इसका फैक्टर नहीं निकल सकता, इसका फैक्टर नहीं निकल सकते, इसमें कोई भी नंबर जो लिखा उसका फैक्टर नहीं निकल सकता। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ए बराबर बी इंटू सी है, तो बी और सी का प्रोडक्ट लिख दो, विच इज ए प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल नंबर। अब आपने जो लिखा है बी इंटू सी, बी का वैल्यू सी का वैल्यू पुट कर दिया। आपने क्या कहा था, ये सब नंबर्स जो है ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है। अब इसका मतलब ये ए जो है, ए कैसा नंबर निकला सर, ए ऐसा नंबर निकला जिसको हम जो लिखे ये वाला मामला, ये क्या है सर, ए ब्रेक हो चुका है प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स। मतलब ए बराबर इतना जो लिखा हुआ है इसमें सारे नंबर्स जो है वो ऐसे नंबर्स है जो ब्रेक नहीं हो सकता, इरिड्यूसिबल है। क्या मतलब ए को लिखा जा सकता है फाइनाइट नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल फैक्टर के फॉर्म में। क्या मतलब इट इज ट्रू जब आर बराबर कितना है, ए है। क्या मतलब दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सो दैट डी, यानी डी कोई सेट है जिसका एलिमेंट अपने पास में दिया हुआ है सर 0 1 ऑफ ऑल रियल वैल्यूड ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन 0 1 इज ए रियल वेक्टर स्पेस अंडर द पॉइंट वाइज इन ऑपरेशन ऑन डी। मतलब डी जीरो प्रूफ करना है, जो सेट है अपने पास में ये क्या है सर, प्रूफ दैट द सेट डी 0 1 इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन। मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन का जो है ये कलेक्शन है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये वेक्टर स्पेस होगा, वेक्टर स्पेस होगा अंडर पॉइंट वाइज ऑफ लीनियर ऑपरेशंस। मतलब ये वेक्टर स्पेस होगा, प्रूफ करना है। अच्छा
तो हमने कहा कि भैया डी जो है वो सेटअप क्या है, रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑन इंटरवल 0 1, जो स्टेटमेंट था वो चिपका दिया। और हम ये जानते हैं जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो सारे कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ये हम जानते हैं, ये अपना स्टेटमेंट है। अच्छा, मतलब ये हम लोग बचपन में पढ़े थे, 12th की बात है। एफ जो है एक फील्ड है किसका, रियल नंबर्स का। वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए आपको फील्ड कंसीडर करना होता है। और एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर रहा है। एडिशन में एफ प्लस जी एक्स होगा तो एफ एक्स प्लस जी एक्स लिख सकते हैं। ए स्केलर होगा तो ए इंटू में एफ जो होगा, ए इंटू एफ जो होगा वो ए इंटू एफ एक्स होगा तो ए इंटू एफ एक्स लिख सकते हैं। ए एफ इंटू एक्स होगा तो ए इंटू एफ एक्स, मतलब स्केलर को बाहर कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर से वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए जो कंडीशंस होता है वो सारे कंडीशंस बारी बारी से वेरीफाई करना है। एडिशन के लिए क्लोजर लॉ, दो एलिमेंट पकड़ लिए सर डी का, डी पर ही हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, ये डी पर ही डिफाइन कर रहा था फंक्शन। डी सेट का दो एलिमेंट पकड़ लिए एफ और जी। हम जानते हैं कि एफ और जी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, डी का मेंबर है तो कंटिन्यूअस का मतलब एफ प्लस जी भी कंटिन्यूअस होगा। एफ प्लस जी है वो डी का मेंबर हो गया, इसका मतलब क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड। फिर एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई करना, ये खुद से भी कर लेना, कोई बड़ी चीज नहीं, खुद से वेरीफाई कर लेना, एसोसिएटिव लॉ को खुद से वेरीफाई कर देना। ठीक है, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वेरीफाई करना, ये सब बड़ी बात नहीं, ये सब खुद से कर लेना है। कम्यूटेटिव लॉ ये सब वेरीफाई करना खुद से, ये सब वेक्टर स्पेस का जो प्रॉपर्टी है ये सब वेरीफाई कर दीजिएगा, नॉर्मल बात है। ठीक है, इसका मतलब वेक्टर स्पेस के सारे कंडीशन को फुलफिल कर चुका है,